हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए ये जो यूथ की बुक है एक्सप्रेस लाइन वाली, इसके प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करवाने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 4 सेट आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? दोस्तों, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है ये वाहनों से होने वाले प्रदूषण को क्या करते हैं? संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को क्या करते हैं? दर्शाता है। कौन सा? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। दोस्तों, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होती है? दोस्तों, जब भी किसी को सांप काटता है तो प्रथम चिकित्सा ये होती है कि घाव पर हमको क्या करना चाहिए? कपड़ा बांधना चाहिए तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है, सबसे पहले घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए तथा उसके बाद खून बाहर आने देने के लिए घाव को काट देना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग किया जाता है, इसमें M का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है क्या? ये होता है मार्क। क्या होता है? मार्क। ऑप्शन नंबर डी। OMR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए भी किया जाता है। OMR सीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है। आपने OMR सीट देखी होगी ना, इस प्रकार से सर्कल होते हैं जिसको हमको काला करना होता है, जो भी हमारा आंसर होता है इस प्रकार से। तो OMR सीट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। M का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मार्क हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर डैश। तो दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व हम कहते हैं। इसे P या D से निरूपित करते हैं, रो से या फिर D से निरूपित करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। मतलब घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो अभी हमने आपको बताया घनत्व कहलाता है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो दोस्तों, कौन सा भारत का पहला संरक्षित वन है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये भारत का पहला संरक्षित वन है। दोस्तों, भारत का पहला संरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह संरक्षित वन मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह वृहद प्रकार के पौधे, सरीसृपों, पक्षियों तथा जानवरों का आवास है। ध्यात्म है कि संरक्षित वन शब्द सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश भारत में इंडियन एक्ट 1927 के तहत, कौन से एक्ट? इंडियन एक्ट 1927 के तहत प्रकाश में आया था। कौन सा शब्द? संरक्षित वन शब्द। कब? 1927 में। कौन सा? इंडियन एक्ट 1927 के तहत सर्वप्रथम प्रकाश में आया था संरक्षित वन शब्द। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय जो है ये आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है।
किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति क्या होती है? वह गति जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करती है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत होती है और एवं परिमाण जो है विस्थापन के कैसा होता है? समानुपाती होता है। उदाहरण की बात करें तो सरल लोलक की गति हो गया, किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, ये सब जो है सरल आवर्त गति के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। दोस्तों, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये अभिकेंद्री बल को क्या करता है? तेजी प्रदान करता है। क्या करता है? ये अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। बात करें दोस्तों अभिकेंद्री बल के बारे में तो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल का वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए अभिकेंद्रीय बल काम करता है। इसमें चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण ही अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है अभिकेंद्रीय बल को क्या करता है? तेजी प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जैगवार, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो दोस्तों ये सब चीज जो है ना ये मैक ओएस एक्स के सन्स को संदर्भित करते हैं। कौन कौन से? योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जैगवार, प्यूमा और चीता। ठीक है, तो मैक ओएस एक्स के सन्स को निरूपित करते हैं ये सभी। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो ये है दोस्तों वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि जो होती है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती है जो बाहर से मिल रही गर्मी या उष्मा को अपने अंदर सोख लेती है और इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि शामिल होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता। दोस्तों जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग जो है ना ये इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। किसमें? इंकजेट प्रिंटर में। कंप्यूटर माउस हो गया, स्मार्टफोन हो गया, रेसिंग कार हो गया, इसमें जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। इंकजेट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पेज प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है। किसका? इंकजेट प्रिंटर का। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो मिट्टी का तेल जो है लालटेन बत्ती में किसके कारण? केशिकत्व के कारण जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। दोस्तों केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को हम बोलते हैं केशिकत्व। केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली में द्रव किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशिकत्व की उदाहरण बात करें तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्रता सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू यह आकृति होती है। दोस्तों एक वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है वो क्या होती है? तो वो होता है हमारा समचतुर्भुज, रोम्बस। दोस्तों एक वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है ना वो समचतुर्भुज होता है। एक वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू समचतुर्भुज रोम्बस होता है। चित्र अनुसार यह 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ प्रतीत होता है। कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। ये आपको दिख रहा है ना, तो 30 डिग्री के कोण पर यह हमें झुका हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। द्रव के अंदर के अणु ससंजक बल के कारण अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होते हैं। द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ को उसके नीचे वाले अणु अपनी ओर खींचते हैं जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यही तनाव क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दीर्घवृत्त की चाप पर मिलने वाले मेजर एक्सिस के सिरे क्या कहलाते हैं? दोस्तों दीर्घवृत्त की चाप पर मिलने वाले मेजर एक्सिस के सिरे जो है ये कहलाते हैं हमारे वर्टेक्स। क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घवृत्त की चाप पर मिलने वाले दीर्घ अक्ष के अंतिम बिंदु या सिरा वर्टेक्स कहलाता है। चित्र में दीर्घवृत्त का वर्टेक्स क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी जो है ये दीर्घवृत्त का क्या है? वर्टेक्स है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पच्चर ए का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक पच्चर ए का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो काटने के लिए और विभाजित करने के लिए, इन दोनों के लिए ही जो है एक पच्चर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें। किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण होता है। दोस्तों किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण क्या होता है? तो दीर्घवृत्त होता है किसी भी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण। किसी वृत्त का सममिति प्रक्षेपण दीर्घवृत्त होता है। सममिति प्रक्षेपण में केवल एक ही दृश्य बनाया जाता है, जबकि लंबकोणीय प्रक्षेपण में 2 या 3 दृश्य खींचे जाते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। सममिति प्रक्षेपण में केवल एक ही दृश्य बनाया जाता है और लंबकोणीय प्रक्षेपण में 2 या 3 दृश्य खींचे जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? दोस्तों कौन सा समूह है जो सर्वाधिक उष्मारोधी है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकिलाइट, शुष्क हवा और रबर। ये जो है ये सर्वाधिक क्या है? उष्मारोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तांबा जो है उष्मारोधी होता है क्या? तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे भी चांदी, तांबा, सोना ये तो उष्मारोधी होते ही नहीं है। बेकिलाइट, शुष्क हवा, कागज, एल्यूमिनियम यहाँ पे दे दिया तो ये भी होगा नहीं। तो दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रवाह में अवरोध को हम बोलते हैं उष्मा अवरोधकता। क्या बोलते हैं? उष्मा अवरोधकता बोलते हैं, थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकिलाइट, शुष्क हवा, रबर जो है ये सर्वाधिक उष्मरोधी है। क्या है ये? उष्मरोधी हो जाएंगे। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उष्मा के कुचालक कौन होते हैं? तो लेड और Hg, मतलब लेड और पारा जो है ये क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो GUI का विस्तार होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यह एक तरह का यूजर इंटरफेस है जो कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक आइकॉन दिखाने का कार्य करता है। कौन? GUI। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में मोटी व मध्यम मोटी लाइनों में क्या अनुपात होता है? दोस्तों ड्राइंग में मोटी एवं मध्यम मोटी लाइन में अनुपात होता है 2:1 का। कितने का होता है? 2:1 का। अब यहाँ पे देखना है 2:1 कहाँ पे हो रहा है। 5:2 में 2:1 का अनुपात बनेगा क्या? नहीं। 4:5 में नहीं। 6:3 में 3 1 जा 3 2, हाँ तो 2:1 का इसमें बन रहा है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड्राइंग में मोटी लाइन मध्यम लाइन की लगभग 2 गुनी होती है, अतः मोटी एवं मध्यम लाइन का अनुपात जो होता है 6:3 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ये चारों क्या है दोस्तों? ये सभी अच्छे सुचालक है। कौन से? चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम में समानता यह है कि ये सभी विद्युत के क्या है? अच्छे सुचालक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ठोस धातु का उष्मी चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ डैश होता है। दोस्तों किसी भी ठोस धातु का उष्मी चालकता जो है सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। दोस्तों ठोस धातु की उष्मी चालकता के तापमान T बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। मतलब जो उष्मी चालकता होती है ना ये तापमान की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब K व्युत्क्रमानुपाती 1/T के। ठीक है, उसी प्रकार बात करें अधातु या अर्धचालक के बारे में दोस्तों, तो अधातु या अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इनकी उष्मा चालकता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब अधातु या अर्धचालक का तापमान मतलब के जो होता है ना ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है किसके? तापमान के। तो अधातु या अर्धचालक का तापमान जो है इसको यदि हम बढ़ाएंगे तो उष्मा चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। धातु के शुद्ध रूप में इसकी चालकता अधिकतम होती है, लेकिन इसके अलाय की चालकता इससे कम होती है। दोस्तों यदि धातु का शुद्ध रूप है तो उसमें चालकता क्या होगी? अधिकतम होगी, लेकिन इसके अलाय होंगे तो क्या होगी? चालकता इससे कम होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों ऊष्मीय चालकता की यदि बात करें तो ऊष्मीय चालकता की यूनिट होती है वाट प्रति मीटर केल्विन। क्या होती है? वाट प्रति मीटर केल्विन होती है, ये आपको याद रखना है। गैस के लिए पूछते हैं तो के जो होता है, मतलब चालकता के जो होती है ना, ये अनुक्रमानुपाती होती है तापमान के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आणविक द्रव्यमान के, मतलब अंडर रूट में लेना है, ठीक है। तो जो चालकता होगी वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होगी और व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? आणविक द्रव्यमान के। द्रव के लिए यदि पूछ ले तो जो चालकता होगी वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती, और चालकता जो होगी वो आणविक द्रव्यमान के भी क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब आणविक द्रव्यमान के रूट के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये भी चीजें आपको दोनों याद रखना है। यहाँ एम क्या है? हमारा आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका मात्रक होता है वाट प्रति मीटर केल्विन। ऊष्मीय चालकता का पूछ ले तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? तो दोस्तों ब्रेक लाइन जो है ना, ये फ्री हैंड खींची जाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध आर बराबर वोल्टेज अपॉन क्या होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं V बराबर आई आर, हमको एक फॉर्मूला पता है ओम के नियम के हिसाब से। अब R निकालना है तो R जब निकालेंगे तो V अपॉन में I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपॉन में I। तो धारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? दोस्तों एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है ना, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। दोस्तों हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन में ए के होता है। क्या होता है? रो एल अपॉन में ए। तो R जो होता है ना, ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? लंबाई के। और R जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? क्षेत्रफल के, ठीक है। और यहाँ रो क्या है? रो एक क्या है? नियतांक है, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे हम? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है ना, ये अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की यदि बात करें तो विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह उस पदार्थ में धारा के प्रवाह में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R बराबर रो एल अपॉन में ए, जहां रो क्या है? यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम नियतांक भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्तचाप आदि खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल उपयोग की जाती है? दोस्तों विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्तचाप आदि खींचने के लिए जो है एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ग्रेड की? एच ग्रेड की। दोस्तों विमांकन, अक्षरांकन तथा वृत्तचाप आदि खींचने के लिए एच ग्रेड की पेंसिल उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द हब के साथ सच नहीं है। दोस्तों शब्द हब जो है इसके साथ सच नहीं है। तो सच क्या नहीं है दोस्तों? हब एक सॉफ्टवेयर है, ये सच नहीं है। इसे लेन के भागों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ये सत्य बात है। पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है, सत्य बात है। इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट होते हैं, ये भी सत्य है। तो सच नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, हब एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों हब या नेटवर्क हब सामान्यतः एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जिसके इस्तेमाल से कई कंप्यूटरों को दूसरे नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग लेन कनेक्टिविटी में भी किया जाता है। किसमें? लेन कनेक्टिविटी। अच्छा लेन में लेन का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा डैश होगी। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या निकालना है? कुल ऊर्जा निकालना है। दोस्तों यहाँ पे 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध है जो कि समानांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में होता है R1 इंटू R2, दो प्रतिरोध है, प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। R1 कितना है? 6 है, इंटू R2 कितना है? 12 है, और 6 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 6 तिया 18, 312। तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 तिया 4 ओम निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 ओम। अब दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध जो हमारा निकल के आ गया कितना आ गया? ये आ गया 4 ओम का। दोस्तों 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। तो 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा बताना है। दोस्तों ऊर्जा ई बराबर क्या होता है? ऊर्जा वी ई बराबर होता है VIT के। क्या होता है फॉर्मूला ऊर्जा का? VIT। V का मान कितना है दोस्तों? 3 वोल्ट है। I का मान हम कितना दिया गया है? I का मान हमको दिया गया है क्या?
तो आई का मान हमको नहीं दिया गया है, तो हम आई का मान भी निकाल लेंगे। अब आई का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए हमारे पास आर का मान पता है, वी का मान पता है, तो हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है। आई का मान हमको निकालना है तो वी अपॉन में आर हो जाएगा। वी कितना है हमारा 3 वोल्ट है, आर कितना है 4 है, तो 3/4 जो है आई का मान निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 3/4। अब देखिए 3/4 हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। आई का मान हमारा कितना निकल के आ गया, आई हमारा आ गया 3/4। आर हमने समतुल्य आर प्रतिरोध कितना निकाला था, 4 ओम निकाला था। वी हमको कितना दिया गया है, 3 वोल्ट दिया गया है। हमको ऊर्जा निकालना है, अब सभी मान तुमको पता है, तो ई बराबर क्या होता है, वी आई टी के होता है। क्या होता है, वी आई टी के। वी का मान कितना है दोस्तों, 3 है। आई का मान कितना निकाले हमने, 3/4 निकाले, इंटू टी का मान कितना है, 1 सेकेंड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9/4 करेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 1, लगाया दशमलव, फिर लगाया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2.25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे कैसे किए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है। दोस्तों ऊष्मा H बराबर हम जानते हैं आई स्क्वायर आर टी के होता है, आई स्क्वायर आर टी के होता है। और क्या होता है दोस्तों, और होता है वी आई टी के। ऊष्मा क्या होता है, वी आई टी के बराबर होता है, आई आर स्क्वायर आर टी भी होता है, या फिर वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी के भी बराबर होता है ऊष्मा बराबर। आई आर स्क्वायर टी होता है क्या, नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा हमारा, निरूपित नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा जो है H बराबर वी आई टी जूल, V बराबर आई आर से, I बराबर वी अपन आर से, तो H बराबर वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर भी होता है। ठीक है, आई आर स्क्वायर टी नहीं होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉडेम डैश से जुड़ा होता है। दोस्तों मॉडेम जो है ना, ये फोन लाइन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से। मॉडेम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डाटा संचालित करने में सक्षम बनाता है तथा डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। यदि मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ ले तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसका संक्षिप्त नाम है मॉडेम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियां क्यों लगाया जाता है। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड जो होता है इसमें नीचे पट्टियां लगी होती है, इसे क्यों लगाया जाता है, तो इसे लगाया जाता है मौसम की नमी के कारण। दोस्तों मौसम की नमी के कारण जो है ड्राइंग बोर्ड पर नीचे पट्टियां लगाया जाता है। दोस्तों मौसम की नमी के कारण ड्राइंग बोर्ड में प्रसार व सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, अतः इससे बचाने के लिए ड्राइंग बोर्ड के नीचे लकड़ी की 2 पट्टियों का स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। क्यों कसा जाता है, नमी के कारण। नमी होती है तो क्या होता है, बोर्ड में प्रसार व सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, इसको कम करने के लिए। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस थ्रेड के रूट व क्रेस्ट अर्धगोलाकार होते हैं। तो दोस्तों नकल थ्रेड जो होता है ना, इसके रूट व क्रेस्ट कैसे होते हैं, अर्धगोलाकार होते हैं। दोस्तों नकल थ्रेड के रूट व क्रेस्ट अर्धगोलाकार होते हैं। यह थ्रेड भी वर्गाकार थ्रेड का क्या है, संशोधित रूप है। इस थ्रेड को आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन एक मशीन के लिए यह थ्रेड कैसा होता है, मितव्ययी नहीं होता है। इस थ्रेड का प्रयोग जो है दोस्तों कांच के बोतल पर गर्दन बनाने में किया जाता है। किसका, नकल थ्रेड का उपयोग। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाती है। दोस्तों ये जो ड्राइंग है ये क्या दर्शाती है, तो इसे हम बोलते हैं बाहरी थ्रेड। क्या बोलते हैं इसे हम, बाहरी थ्रेड को ये दर्शाती है। दोस्तों चित्र में दिया गया सांकेतिक ड्राइंग स्क्रू के बाहरी थ्रेड को दर्शाता है। किसके, स्क्रू के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन 10 आवर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में डैश यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। दोस्तों यूनिट हमको निकालना है, तो KWH बराबर हम जो जानते हैं क्या होता है, 1000 वाट इंटू हावर इंटू डे बटे 1000 के। ठीक है, अब 200 वाट का बल्ब है दोस्तों, कितने, 10 घंटे के लिए, और एक दिन का बटे 1000, 1 2 3, ये तीनों कट गए तो 2 कितना हो जाएगा, 2 ऊर्जा जो होगी कितनी होगी, 2 जूल होगी, मतलब 2 यूनिट निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सी वाला दोस्तों, सी वाले, सॉरी दोस्तों सी वाला। ठीक, इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रेम्बलकेई मेलोमिस। ब्रेम्बलकेई मेलोमिस जो है दोस्तों, ये एक स्तनधारी जीव है जो मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण क्या हो चुका है,
विलुप्त हो चुका है। दोस्तों ब्रेम्बल केई मेलोमिस एक स्तनधारी प्रजाति है जो ग्रेट बैरियर रीफ के उत्तरी सिरे पर स्थित एक छोटे से द्वीप में पाई जाती थी। इसे औपचारिक रूप से मई 2015 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स और फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। इसके विलुप्त होने का कारण मानव जनित जलवायु क्या है, परिवर्तन है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। दोस्तों एक सप्ताह में कितनी ऊर्जा उपयोग की जाएगी ये हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। ठीक है, वाट कितना है दोस्तों, 200 वाट का एक बल्ब है। कितने घंटे, प्रतिदिन 5 घंटे। और कितने दिन के लिए पूछा है, एक सप्ताह के लिए, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 के। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 5 कट गया, तो 7 यूनिट जो है एक सप्ताह में उपयोग की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विमांकन और अक्षरांकन किस पेंसिल से किए जाते हैं। दोस्तों विमांकन और अक्षरांकन जो है ये एच पेंसिल से किए जाते हैं। किससे, एच ग्रेड की पेंसिल के द्वारा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो एमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। वोल्टमीटर का वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एमीटर किसी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किसका प्रयोग करते हैं हम, तो हम करते हैं नाइक्रोम का प्रयोग। दोस्तों सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिकतम तथा नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और लोहा के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। जो नाइक्रोम होती है किससे बनती है, निकिल, क्रोमियम और लोहे के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है और इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में भी किया जाता है। ठीक है ना, किसका, नाइक्रोम का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर्स को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों आम्र वर्षा क्या होती है, तो आम्र वर्षा वह होती है जो मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है, यही कहलाती है आम्र वर्षा। दोस्तों ये जो वर्षा है ये केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून के पहले की वर्षा होती है। आमों के जल्दी पकने में सहायता करने के कारण इस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। दोस्तों एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है किसका उपयोग करके, टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर। किसको, टेक्स्ट को चुनते हुए डिलीट की को दबाकर जो है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। दोस्तों एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाने के लिए सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक कर प्राप्त शॉर्टकट मेन्यू के डिलीट विकल्प पर क्लिक करते हैं। और एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। जो एमएस वर्ड है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। और एक कैसा है ये वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जहर के खतरों को दर्शाने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ये किसका संकेत है, तो ये है श्वास के लिए संरक्षण पहने। ये जो है किसका है, श्वास के लिए संरक्षण पहने। ये अगर पूछे किसका है तो प्रथम उपचार उपलब्ध, ये सूचनात्मक चिन्ह है, ये अनिवार्य चिन्ह है। इसकी बात करें डी वाले की तो इसे बोलते हैं लेजर बीम से खतरा। क्या बोलते हैं इसे हम, लेजर बीम से खतरा, मतलब एक चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, क्या चिन्ह है ये, चेतावनी चिन्ह है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग के संबंध में जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, देखने की दिशा में लंबवत आकारों को किनारे के दृश्य के रूप में देखा जाता है। यही कथन क्या नहीं है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है। दोस्तों गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये अभिलेख के रूप में क्या करता है, उत्पत्ति करता है। किसके रूप में, अभिलेख के रूप में। अभियांत्रिक आरेखन सर्वत्र प्रचलित है, अतः इस कारण इस आरेखन को सार्वत्रिक भाषा हम कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं। गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिलेख रूप में उत्पत्ति करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव अग्रभुजा किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है। दोस्तों मानव अग्रभुजा जो है ना
ये तृतीय श्रेणी की लीवर का उदाहरण है, तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। FLE याद है कि नहीं आपको? FLE जो बीच में होता है वो क्या होता है? F मतलब फलक्रम बीच में है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट श्रेणी का। L मतलब लोड बीच में है तो उसे क्या बोलते हैं? द्वितीय श्रेणी। एफर्ट बीच में है तो क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी। तो ये तृतीय श्रेणी का उदाहरण है हमारी मानव अग्रभुजा। ठीक है, तो मानव अग्रभुजा किसका उदाहरण है? तो ये तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, मतलब एक्सेस की सुविधा प्रदान करता है। तो ये है हमारा टेलनेट। टेलनेट जो है ये उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों टेलनेट जो है ना, ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। टेलनेट नेटवर्क एक वर्चुअल टर्मिनल पर निर्भर होता है। यह विभिन्न कंप्यूटर संचार के लिए समान नियमों का क्या करता है? उपयोग करता है तथा विभिन्न कंप्यूटर के मध्य संचार के अंतर को दूर करने में मदद करता है। कौन सा? टेलनेट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हमारा क्या? तो ये हो जाएगा वाट। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे हम बोलते हैं विद्युत शक्ति, मतलब इलेक्ट्रिक पावर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रयास भुजा भार भुजा से लंबी है तो यांत्रिक लाभ होगा। दोस्तों यदि प्रयास भुजा भार भुजा से लंबी होती है तो यांत्रिक लाभ जो होता है ना वो 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। यदि दोस्तों प्रयास भुजा लंबी है तो कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। मतलब यदि प्रयास भुजा लंबी है तो क्या होगा? कम प्रयास लगाने से भी हम अधिक भार को उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।